Students, please subscribe my channel for easy economics and press bell icon for latest videos and share with your friends and relatives. अभी अपने पास एक मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं कि अभी मैं जो आपको नोट्स भेज रहा हूं वो केवल और केवल एक किताब से नहीं है। आपको जो नोट्स भेजे जा रहे हैं, देखो आपको मैं बता दूं, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक है। हम मेरे पास जो 12th कॉमर्स में एनसीईआरटी की जो बुक लगाई गई है उसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। और जब व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दो पार्ट्स में है, तो लेकिन क्या किया गया है कि राजस्थान बोर्ड ने अभी तक अपनी कोई बुक नहीं छापी है। तो हम लोग पिछली साल को आधार मानते हुए उसी के आधार पर अपनी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसी के हिसाब से आपको तैयारी करा रहे हैं। लेकिन बच्चों, मैंने आप लोगों की जो तैयारी करवा रहा हूं उसमें केवल और केवल यही बुक को नहीं शामिल किया है। मैंने कुछ और बुक्स ली हैं, जैसे एक राधा बहुगुणा एक बुक राइटर हैं, उनकी इंट्रोड्यूस ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ये भी ली है। साथ ही मैंने जो सीए के फाउंडेशन की जो किताबें हैं उनको भी लिया है। साथ ही एक टी आर जैन और विक्की ओरी की बुक है, उसको भी लिया है। इन चारों किताबों को एक साथ समावेश करके और मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। और वो नोट्स जो मैंने आपको दे रहा हूं वो नोट्स बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपके लिए दिए गए हैं, क्योंकि अगर वो सरल भाषा में नहीं होंगे तो आपको पढ़ने में समझने में परेशानी होगी। क्योंकि एक तो हम क्लास के अंदर फेस टू फेस पढ़ते हैं, एक हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है महामारी बहुत बड़ी है, परेशानी बहुत बड़ी है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि आपको एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड समझ में आए और आपकी तैयारी बहुत शानदार हो। इसलिए हमने आपको पहले नोट्स भेजे और उस नोट्स के बाद अब हम आपको एक एक वर्ड, एक एक टॉपिक को इन वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे और ये विश्वास के साथ कहेंगे कि आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। नहीं आती है तो आप हमें वापस पूछिए, कभी भी आप इनसे पूछने के लिए हम लोग आपके लिए तैयार हैं। तो बेटा, पहला जो अपन ने बुक ली उसके अंदर बच्चों अपन ने सबसे पहला जो अपना बुक का टाइटल है, उसकी जो शुरुआत है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय है। और परिचय क्या है उसके बारे में जानना। अब आपको पता ही है, परिचय की अगर बात करें तो परिचय का मतलब होता है उसके बारे में हम लोग जाने। तो जानेंगे कैसे? सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कौन से वर्ड से हुई। देखिए, अगर अपन देखें तो मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश के अंदर एक वर्ड यूज किया गया, ओइकोनोमिया। ये जो वर्ड है वो ओइकोनोमिया ग्रीक वर्ड है, यानी ग्रीक लैंग्वेज का, ग्रीक भाषा का एक शब्द है ओइकोनोमिया। और उस ओइकोनोमिया का मतलब होता है घरेलू आर्थिक प्रबंध या घरेलू प्रबंध। अब उस वर्ड को, जो ओइकोनोमिया शब्द है ना, इस शब्द को हमने दो भागों में तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, यानी संधि विच्छेद कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो इसका वर्ड बन गया ओइकस नेमिया। और ओइकस और नेमीन जब अपन ने इसको लिया तो इस वर्ड में ओइकस जो वर्ड है इसका मतलब हुआ घरेलू। इस वर्ड का मतलब हुआ घरेलू। और अब इस घरेलू वर्ड के बाद अब नेमिन वर्ड आया, इसका मतलब होता है प्रबंध। अब घरेलू और प्रबंध ये दो वर्ड बन गए। अब घरेलू और प्रबंध जब दो वर्ड बन गए तो अब ओइकस और नेमिन दो वर्ड आ गए, तो अब इनको क्या बोला? घरेलू प्रबंध।
तो क्या कहा गया कि प्रारंभ में जो अर्थशास्त्र है उसका मतलब क्या होता था, पहले तो इनका ओइकस और नेमिन से लिया, तो इसका मतलब होता था क्या, परिवार का प्रबंध। और परिवार का प्रबंध का मतलब क्या हुआ, अर्थशास्त्र का मतलब कुशल आर्थिक प्रबंध हो गया। बस इतनी सी बात तो थी। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पुराने समय में जो अर्थशास्त्र था उसको क्या कहा गया, परिवार का प्रबंध। यही वर्ड तो यूज में लिया गया। लेकिन अब 19वीं शताब्दी तक अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता था, राजनीतिक अर्थशास्त्र माना जाता था। अब बच्चों, राजनीतिक अर्थशास्त्र क्यों माना जाता था, क्योंकि आपको शायद ध्यान में हो, मैंने क्लास में भी बताया होगा आपको कि राजनीतिक अर्थशास्त्र इसलिए कहा जाता था क्योंकि पुराने समय में चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य जिसको अपन जानते हैं, उसने आज से 8000 वर्ष पूर्व एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम लिखा था उसने अर्थशास्त्र। और उस पुस्तक में उसने जितनी भी अर्थशास्त्र से संबंधित पर जो भी बातें लिखी, जितने भी उसने सूत्र लिखे, उसमें उन्होंने यही बात बताई थी किस प्रकार से एक राजा अपने राज्य को चला सकता है। तो उसने जो भी चीजें बताई वो सब किसके बारे में बताई, राजनीति के बारे में, कि एक राजा अपने राज्य को कैसे चला सकता है, उसके बारे में उसने सारी बातें बताई कि किस प्रकार से उसको कर लगाना चाहिए, किस प्रकार से लोग कर बचा सकते हैं, किन किन चीजों पे कर लगाना चाहिए और कैसे उनका उपयोग करना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें बताई। तो 19वीं शताब्दी तक उस अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र माना जाता था। और जो अब अपनी बात है वो ये है कि अब अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र का जो जनक है वो कहा गया एडम स्मिथ को। क्यों साहब, क्यों कहा गया साहब अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को इसलिए कहा गया क्योंकि उसने 1776 में, सन 1776 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इंग्लिश में थी, इंग्लिश में लिखी गई, लेकिन हम लोग को उसको समझने की दृष्टि से, याद करने की दृष्टि से उस बुक का नाम हिंदी में लिख रहे हैं। उस बुक का, उस किताब का नाम, उस पुस्तक का नाम था राष्ट्रों के धन का स्वरूप और कारणों की खोज। अब इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया, अब शॉर्ट में तो बोलना ही है, अब अपन हर चीज को शॉर्ट में लेते हैं। अब इसको शॉर्ट में क्या कहा गया, इसे शॉर्ट में कहा गया वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जाना गया। तो बच्चों, अभी तक मैंने जो आपको समझाया वो ये समझाया, ओइकस, ओइकोनोमिया, ओइकस, नेमिन, कुशल आर्थिक प्रबंध, राजनीतिक अर्थशास्त्र, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का जनक, और वेल्थ ऑफ नेशन। अब आती है अगली बात कि अर्थशास्त्र है क्या, अर्थशास्त्र है क्या, और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में फर्क क्या है। साहब, हमने अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों एक साथ सुनी है। ये अर्थशास्त्र सर क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है, तो अब हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का अंतर है। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, क्योंकि ये देखो, अर्थशास्त्र का एक सबसे बड़ा विषय है कि अर्थशास्त्र किसी भी, जैसे साइंस की एक लेबोरेटरी होती है ना, एक प्रयोगशाला होती है, उसका आप प्रयोग किसी चार दीवारी में कर सकते हो, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र की कोई भी प्रयोगशाला नहीं होती। अर्थशास्त्र की कोई प्रयोगशाला नहीं होती। अर्थशास्त्र केवल समाज से संबंधित होता है और समाज में हो रही समस्त क्रियाकलापों का विश्लेषण उसी के आधार पर किया जाता है और उसी के आधार पर नियम बनते हैं, उसी के आधार पर सिद्धांत अर्थशास्त्र में प्रतिपादित होते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान से संबंधित होता है। अर्थशास्त्र में समाज और परिवार के सदस्यों के रूप में एक व्यक्तिगत इकाई, किसकी, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत इकाई में क्या आता है,
एक उपभोक्ता आ सकता है, एक उत्पादक आ सकता है, एक फर्म आ सकता है, या उनके समूह आ सकते हैं, या उनके समूह या देशों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन। व्यक्तिगत इकाई मतलब एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, या तो ये, या उनके समूह, या उनके समूह, या उनके समूह और देशों का आर्थिक व्यवहार। समूह और देशों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किस किस का? एक व्यक्तिगत इकाई का, एक व्यक्तिगत इकाई का। और उस व्यक्तिगत इकाई में क्या लेते हैं अपन? एक उपभोक्ता लेते हैं, एक उत्पादक लेते हैं, एक फर्म लेते हैं, या उनके समूह। एक व्यक्तिगत इकाई, एक उपभोक्ता का समूह हो गया, एक उत्पादक का समूह हो गया, एक फर्म का समूह हो गया, और देशों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो क्या करते हैं? जो अपनी असीमित और प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए क्या करते हैं? सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों का प्रयोग करते हैं। देखिए हमारे पास साधन क्या है? सीमित है। आवश्यकताएं क्या है? असीमित है बच्चों। साधन सीमित है और आवश्यकताएं असीमित हैं। इसलिए हमें क्या करना है? और उन साधनों के अलावा एक बात और है, जो असीमित आवश्यकताएं हैं और सीमित साधन हैं। असीमित आवश्यकताएं हैं और इन सीमित साधन है, और उन साधनों का वैकल्पिक उपयोग है। तो हमें क्या करना है? हमें उनका कौन से साधन का उपयोग करना है, कौन सा हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, ये सब हमें अर्थशास्त्र अवगत कराता है। इसके लिए इस समस्या का जो समाधान है वो अर्थशास्त्र के माध्यम से ही होता है। अब एक उदाहरण ले लो कि ये सीमित आवश्यकताएं कौन सी हैं और असीमित संसाधन कौन से हैं। अब असीमित संसाधन और सीमित आवश्यकताओं की बात करता हूं। सपोज करो आप में से किसी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के ऊपर आपके पापा ने आपको 1,000 रुपए दिए। अब आपके समक्ष क्या आएंगी? तीसरी बात यहां पर यह भी क्लियर होगी, वैकल्पिक उपभोग। आपके दिमाग में क्या बात आएगी कि ये 1,000 रुपए मैंने ले लिए, इस 1,000 रुपए से हम क्या करें साहब? 1,000 रुपए से हम लोग एक काम करते हैं सर, हम लोग है ना पार्टी करते हैं, हम लोग फ्रेंड्स जितने भी है वो सब पार्टी करते हैं। फिर दिमाग में है नहीं यार, पार्टी तो क्या है, 1 घंटे 2 घंटे एंजॉय कर लिया, खत्म बात। इससे अच्छा मैं कुछ बुक्स खरीदूं, अच्छी अच्छी बुक्स खरीदूं। फिर मन में आया नहीं यार, बुक्स तो खरीदनी है जिंदगी भर, पापा मुझे पैसे देंगे उसके लिए, तो आज हमने एक ड्रेस खरीद लेता हूँ। नहीं, फिर मन में आई नहीं, ड्रेस नहीं। ऐसे हजारों बातें दिमाग में आएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप उन सबको पूरा कर सकते हैं। प्रॉब्लम है 1,000 रुपए। आपके पास पैसा सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है, और वो आवश्यकताएं असीमित होने के बाद असमंजस की स्थिति क्यों है? क्योंकि वो उसके वैकल्पिक उपयोग है। तो ये तीनों चीजें हैं, सीमित, असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन और उनका वैकल्पिक उपयोग। तो यहां पर यह कहा गया कि अपनी असीमित और प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए क्या करते हैं? सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों का चुनाव करते हैं। किसके माध्यम से? अर्थशास्त्र के माध्यम से। तो क्या कहा गया? अर्थशास्त्र क्या है? वह सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? वह सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान है जो क्या करता है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करता है। बच्चों ये अर्थशास्त्र के बारे में मैंने आपको बात बताई। अब हम लोग चलते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। दोनों अलग अलग चीज है। एक समाज की उत्पादक क्रियाओं के लिए समन्वय का एक तंत्र अर्थव्यवस्था है। एक समाज की उत्पादक क्रियाओं के लिए समन्वय का अगर कोई तंत्र है
तो वो क्या है? अर्थव्यवस्था है। किसी देश का वह राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संगठन। देखिए अर्थव्यवस्था क्या है? किसी देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संगठन, ढांचा, संरचना या बनावट, जिसमें लोग क्या करें? वैधानिक तरीके से जीवन यापन, किस पे? कैसे? आर्थिक क्रियाएं कर, वैधानिक तरीके से आर्थिक क्रियाएं कर जीवन यापन करते हैं, अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या? किसी देश की वह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संगठन, ढांचा, संरचना या बनावट, जिसमें लोग क्या करते हैं? वैधानिक तरीके से, अवैधानिक नहीं, चोरी करके नहीं, डकैती करके नहीं, वैधानिक तरीके से आर्थिक क्रियाएं करके जीवन यापन करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? अर्थव्यवस्था कहलाएगी। समझ में आ गया होगा? अर्थव्यवस्था को हम क्या करेंगे बच्चों? 3 भागों में विभक्त करेंगे। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा आपका कृषि और पशुपालन, द्वितीय क्षेत्र आपका उसमें आएगा निर्माण और विनिर्माण, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। ये आपका क्लियर हुआ। 3 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। और अर्थव्यवस्था जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। हालांकि इनको मैं आगे और विशेष तरीके से समझाऊंगा, लेकिन अभी केवल इतना सा बता दूं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों का बोलबाला होता है, जैसे टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, अडानी, ये जो भी हैं उनका बोलबाला होता है, सारा उनके हाथ में होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ समाज के यानी सरकार के हाथ में होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाज और पूंजीपतियों दोनों का योगदान बराबर का होता है। ये तो मैंने आपको कुछ विशेष बातें बताई, जिसमें मैंने आपको अर्थशास्त्र का परिचय दिया और उसके बाद अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर बताया। अब मैं आपको जो आगे की जो चीज बताने जा रहा हूं वो ये है कि हमारा अर्थ, आगे जो पूरी बुक पढ़नी है हमें, समष्टि अर्थशास्त्र भी पढ़नी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र भी पढ़नी है। उन समष्टि और व्यष्टि में कई शब्द आएंगे, उन शब्दों का विश्लेषण कैसे हो, तो उसमें जो मुख्य शब्द आएंगे वो आएगी सबसे पहले वस्तुएं। वस्तुएं क्या है? वस्तुओं का मतलब होता है कि भौतिक मूर्त वस्तुएं, जिनका उपयोग लोगों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए है, किया जाता है। मूर्त का मतलब क्या होता है? जिसका आकार हो, रंग हो, रूप हो, वो मूर्त है। जिसे आप हाथ लगाओ, छू सको, वो मूर्त है। जैसे दूध है, ब्रेड है, अनाज है, ये सब क्या है? मूर्त चीजें हैं, जिनको आप हाथ लगाकर छूकर कर सकते हो, तो वो कहलाती हैं वस्तुएं। तो सेवाएं क्या है साहब? सेवाओं का मतलब अमूर्त वस्तु है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डॉक्टर आपको देख रहा है, इलाज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो आपको केवल डॉक्टर की जो सेवा है, जो आपको डॉक्टर के, मैं पढ़ा रहा हूं, उसको आप हाथ लगाकर छूकर नहीं देख सकते। मुझे आप हाथ लगाकर छूकर देख सकते हो, लेकिन उस सेवाओं को, हमारी सेवाओं को आप नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हो, तो वो क्या है? वो सेवाएं हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में ये दोनों, जो जहां पर वस्तुएं और सेवाएं एक साथ, अगर कहीं पर वस्तुएं वर्ड यूज किया जाता है, वस्तुएं शब्द यूज किया जाता है, इसका मतलब दोनों एक साथ हैं। वस्तुओं और सेवाओं को संयुक्त रूप से वस्तुएं शब्द ही प्रयोग किया जाता है। आपको वस्तुएं और सेवाएं समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं, वो है व्यक्ति। यहां पर देखिए, व्यक्ति शब्द बार बार में आपके सामने उपयोग किया जाएगा। व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? हमारा मतलब यहाँ व्यक्ति से है निर्णय लेने में समर्थ इकाई। हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्ति का मतलब एक अकेला इंसान को बोलते हैं, नहीं नहीं, यहाँ व्यक्ति का मतलब एक अकेला इंसान नहीं, निर्णय लेने में समर्थ इकाई से। जैसे एक अकेला व्यक्ति, परिवार, फॉर्म या कोई संगठन हो सकता है जो निर्णय लेने में अकेला सक्षम हो, वो व्यक्ति है।
संसाधन। जैसे अकेला व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम है तो वो व्यक्ति है। परिवार है, वो कईयों का व्यक्तियों का समूह है लेकिन निर्णय लेने में सक्षम है, इसलिए वो व्यक्ति कहला सकता है। फॉर्म या कोई संगठन व्यक्ति कहला सकता है। अगला बिंदु आता है संसाधन। संसाधनों से हमारा क्या अभिप्राय है? संसाधनों से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं और सेवाओं से है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने से होता है। जैसे भूमि, श्रम, औजार और मशीनें। जैसे क्या है? भूमि, श्रम, औजार और मशीनें, ये सब क्या है? संसाधन कहलाते हैं। ये व्यक्ति हो गया और ये संसाधन हो गए। अर्थशास्त्र क्या है? अब अपन अर्थशास्त्र की अलग से परिभाषा लेते हैं कि व्यक्तियों और देशों के द्वारा साधनों की सीमितता के कारण, किसके कारण से कर रहे हैं अपन? आपको मैंने बताया संसाधनों की सीमितता के कारण जो चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि आपके पास 1000 रुपए है और आपके पास बहुत सी चीजें हैं, तो आपके पास समस्या उत्पन्न होगी ना। उसका अध्ययन करने का जो विज्ञान है और उसको समाधान की जो कला है वही अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र के दो तत्व हैं। पहली है आधारभूत तथ्य जो है वो है, उसमें पहला है आवश्यकताएं असीमित होती है। जैसे मैंने आपको बताई कि आवश्यकताएं असीमित हैं और उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के साधन क्या है? सीमित है। अतः अर्थशास्त्र क्या है? असीमित और प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं का सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के चुनाव द्वारा हल निकालने से संबंधित है। किससे? असीमित और प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं का। किससे? असीमित और प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं का सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के चुनाव द्वारा हल निकालने से संबंधित है। यहां तक मैंने आपको अर्थशास्त्र को क्लियर किया। अब थोड़ी सी बात और करनी है, जरा सी बात है कि ये जो एक अर्थशास्त्री हुए जॉन नेवेले किन्स, उन्होंने अर्थशास्त्र की प्रकृति की बात की, अन्य विषयों के साथ इसका संबंध है। विषय जैसे राजनीति विज्ञान है, जो आपका भूगोल है, जीव विज्ञान है, उनके साथ इनका संबंध और आर्थिक नियमों की कमियों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। 1933 में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग रेगनर फ्रिश के द्वारा 1933 में किया गया। और व्यष्टि और समष्टि जो शब्द हैं वो दो शब्द हैं अंग्रेजी के, माइक्रो और मैक्रो, उनसे बने हैं। और इन माइक्रो और मैक्रो की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, मिक्रोस और मैक्रोस से हुई। तो इस माइक्रो यानी मिक्रोस का मतलब होता है सूक्ष्म और मैक्रो यानी मैक्रोस का मतलब होता है व्यापक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल वापस मैं आपको वीडियो भेजूंगा अगले दिन का नोट्स का, आप लोग एक बार पढ़ें। कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है आप कभी भी मुझे इसके बारे में पूछ सकते हैं। आपके लिए एनी टाइम, हर समय आपके लिए उपस्थित है, फोन पर, मैसेज द्वारा। परंतु हमें इस पैंडेमिक में भी, इस महामारी में भी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, अपनी तैयारी को पूरा रखना है। ओके बच्चों, गुड डे, मिलते हैं।